और चलिए अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया को लेकर डोनबास में बड़ी दहशत फैली हुई है। अमेरिका ने अपने हथियारों से यूक्रेन को एक कवच पहनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये सारे कवच कादिरोव के लड़ाकों ने तोड़ दिए हैं। पुतिन अब अपने खास और करीबी लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लुहांस्क पर पूरी तरीके से कब्जे के बाद अब रूस की आर्मी को यूक्रेन में नए टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या है पुतिन के नए टारगेट, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन का अगला टारगेट क्या है? पुतिन यूक्रेन में अब और कौन सा शहर कब्जा करना चाहते हैं? पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को बुलाकर क्या आदेश दिया? पुतिन से मुलाकात के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने अपने कमांडरों को क्या नया फरमान सुनाया? आखिर अब यूक्रेन के किस शहर पर बारूद आग बनकर बरस रही है? रूस इतनी जल्दी में क्यों है कि यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों से रूसी पासपोर्ट भी जारी कर रहा है? और लिसिचांस्क में रूसी मिसाइलों ने कैसी तबाही मचाई है, अब विजुअल भी सामने आ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अंदाज बहुत जबरदस्त है। शासन करने और सरकार चलाने की उनकी अपनी एक अलग शैली है और इसी खास अंदाज में पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को क्रेमलिन में बुलाया और उनसे युद्ध पर चर्चा की। रूस के रक्षा मंत्री ने भी पहले युद्ध में रूसी सेनाओं की सफलता का ब्यौरा दिया और फिर आगे पुतिन का विशेष संदेश सुना। Соединение воинские части, группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями 2-го корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала Суровикина успешно проведена наступательная операция. В течение 2 недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчье. रूस के रक्षा मंत्री ने युद्ध की जो रिपोर्ट दी, उस पर पुतिन ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। Участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои. व्लादिमीर पुतिन से निर्देश प्राप्त करने के बाद रूसी रक्षा मंत्री रूसी सेना के सैन्य अधिकारियों की बैठक में गए और उनको ये बताया कि आखिर सुप्रीम कमांडर पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किए बिना युद्ध नहीं रोका जाएगा। Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. Сети и арсеналов. पुतिन का ऑर्डर मिलते ही यूक्रेन के एक और शहर स्लोवियांस्क पर हमले तेज हो गए। पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले देखिए यूक्रेन में स्लोवियांस्क की लोकेशन क्या है। स्लोवियांस्क शहर यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के अंदर है। दरअसल यही इस वक्त पुतिन का अगला टारगेट भी है। लुहांस्क और डोनेत्स्क से मिलकर बनता है डोनबास।
अब 95% लुहांस्क पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन डोनेत्स्क पर अभी सिर्फ 50% ही कब्जा हुआ है। अब बाकी बचे हुए 50% डोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने एक और भयानक संग्राम छेड़ दिया है। और इसी मिशन का नतीजा है कि आज स्लोवियांस्क बुरी तरह जल रहा है। यहाँ बाजारों से धुआं उठ रहा है, बाजारों में मौजूद दुकानें जलकर खाक हो रही हैं, पूरा शहर सुलग रहा है। आग को बुझाने के लिए यहाँ राहत अभियान चलाया जा रहा है। ये पुतिन की आर्मी का गुस्सा है जो स्लोवियांस्क पर आग बनकर बरस रहा है। Припасів касетної дії, які розірвалися над містом та у різних частинах міста. Частина боєприпасів попала до центрального ринку, а також у інші мікрорайони. Було пошкоджено інфраструктуру міста, житлові будинки, також були смертельно. जहां भी रूस हमला करता है, वहां पर यूक्रेन का एक अधिकारी आकर पूरी बर्बादी का जायजा लेता है, नुकसान की कीमत नोट करता है। ज़ेलेंस्की ये सब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि रूस से हर्जाना वसूल पाएंगे, लेकिन इसके लिए पुतिन की आर्मी को हराना होगा, जो इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल भी आसान नहीं लगता है। लिसिचांस्क में रूस की आर्मी ने जो कहर बरपाया है, उसकी तस्वीरें भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। लिसिचांस्क शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ना यहाँ इमारतों पर छत बची है और ना इन इमारतों के नीचे अब इंसान है। यहाँ से लोग भाग चुके हैं, इमारतों के अंदर भी जंग के निशान हैं। रूसी सैनिक अब इन तबाह हुए इलाकों में बेखटक दौरे कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों में अब भी धुआं उठ रहा है, पूरा शहर रूसी सैनिकों के कब्जे में आ चुका है। वो रूसी भाषी लोग जो रूसी सैनिकों को अपना दोस्त समझते हैं, बिना किसी खौफ के राहत और मदद भी ले रहे हैं, लेकिन ये शहर इस कदर बर्बाद हो चुका है कि इसे दोबारा रहने लायक बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जंग के सामान शहर में बिखरे पड़े हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और हर तरफ कबाड़ और मलबा नजर आ रहा है। लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद अब पुतिन की आर्मी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? स्लोवियांस्क। पूरे क्रामातोर्स्क पर कब्जे का प्लान रूसी आर्मी ने तैयार कर दिया है। क्रामातोर्स्क डोनेत्स्क का सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है और यहां पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना को एक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। इसके अलावा भी रूस काला सागर पर पकड़ मजबूत करने के लिए नए मोर्चे खोल सकता है। खार्किव पर भी कब्जा करने के लिए रूस की सेना दोबारा अभियान शुरू कर रही है। खार्किव में इस वक्त भी जंग जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक यूक्रेनी सैनिक कैसे एक गाड़ी के अंदर अपने घायल साथी को ले जा रहा है। रूसी जवानों के हमले से बचने के लिए इस यूक्रेनी सैनिक ने बहुत बहादुरी दिखाई है, खुद को भी बचाया है और अपने घायल साथी की भी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद मिलिट्री एम्बुलेंस तक पहुंचने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली है। ये तो खार्किव की एक तस्वीर है, ऐसी तमाम खतरनाक तस्वीरें मौजूद हैं। खार्किव के अंदर कहां हमले हो रहे हैं, कहां नहीं, हर तरफ यूक्रेन के सैनिक लगातार नजर रख रहे हैं और इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खार्किव के अंदर तमाम क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए काफी दर्दनाक मंजर है। Мой сын служит в армии. Если бы у них было много боеприпасов, Россию бы мы задавили. И я говорю,
Шевченко Виктор Алексеевич на весь мир: мы задавим Россию, потому что мы патриоты, мы живем на своей земле. पुतिन ने एक और आदेश जारी करके पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र की राजधानी डोनेट्स्क में 2 कार्यालय खोले हैं और इन कार्यालयों से रूसी पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की संप्रभुता को आधिकारिक तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है, जिसने ज़ेलेंस्की को काफी परेशान कर दिया है। О приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной программе на территории Донецкой Народной Республики обращается порядка 3500 граждан в неделю. В целом, за весь период приема документов о приобретении гражданства принято порядка 400 тысяч граждан. कुल मिलाकर यूक्रेन पुतिन के गुस्से में लगातार जलकर खाक हो रहा है और ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज दे सकते हैं इस्तीफा। जॉनसन के मंत्री और सांसद समेत 54 का इस्तीफा, ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से खबर। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी ने किया स्वागत। करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश, हत्या से पहले शूटर्स ने आधुनिक और विदेशी हथियारों से की थी प्रैक्टिस। स्पेशल सेल की पूछताछ में मिली जानकारी। नहीं चाहते और रूस जैसे ताकतवर देश से सीधी जंग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुतिन जानबूझकर यूक्रेन की लड़ाई को खींच रहे हैं। कछुए की चाल से आगे बढ़कर नेटो देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं ताकि उनकी एकता तोड़ी जा सके, उनसे यूक्रेन को मिल रही मदद बंद की जा सके। यूरोप और अमेरिका की आर्थिक हालत पहले ही खराब है और फिर उधर यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद की वजह से उनका बजट भी बिगड़ रहा है। ऐसे में कभी न कभी तो वो यूक्रेन के कंधों से अपना हाथ उठा ही लेंगे। पुतिन को इसी बात का इंतजार है। जैसे ही ये होगा वो यूक्रेन में अपना मास्टर स्ट्रोक मार देंगे। पुतिन के इस पैंतरे को पश्चिमी देश भी समझ रहे हैं। उन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि उनकी यूक्रेन को मदद काफी नहीं और वो जल्द इस जंग को रफा दफा नहीं कर पा रहे। बल्कि पहले तो बात यह हो रही थी कि यूक्रेन की लड़ाई कुछ महीने और चल सकती है, लेकिन पिछले महीने खुद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहकर यूरोप और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी कि यूक्रेन की जंग कुछ महीनों नहीं बल्कि सालों तक खिंच सकती है। इसलिए पश्चिमी देशों को यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश यूक्रेन को हथियार देकर उसके मददगार बनने का डंका पीट रहे हों, भले ही वो मुसीबत की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस जैसे बड़े देश से यूक्रेन अकेले ही जंग लड़ने को मजबूर है। पश्चिमी देश बस दूर से तमाशा ही देख रहे हैं। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो ऐसा कोई रिस्क नहीं उठा रहे जिससे पुतिन भड़क जाए। इसलिए नेटो देश यूक्रेन को इतनी ताकत के हथियार तो दे रहे हैं जिनसे वो अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन इतने दमदार हथियार नहीं दे रहे जिनसे यूक्रेन रूस के घर में घुसकर वार कर सके, उसका काम तमाम कर सके। और पश्चिमी देशों की इस कमजोरी से पुतिन अच्छी तरह वाकिफ है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्हें पता है कि पश्चिमी देश लंबी जंग के लिए तैयार नहीं। देर सवेर उनका जोश जवाब दे ही जाएगा और यूक्रेन को भुलाकर फिर अपने अपने रास्ते सब चल देंगे। और ये बात पुतिन तो क्या पूरी दुनिया चेचनिया की जंग में भी देख चुकी है, जॉर्जिया की लड़ाई में भी देख चुकी है और हाल में 8 साल पहले हुई क्राइमिया की लड़ाई में भी देख चुकी है। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था, तब अमेरिका जैसे इन्हीं पश्चिमी देशों ने शुरुआत में खूब हल्ला मचाया था। रूस को सजा देने के लिए तब भी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, यहाँ तक कि रूस को G8 से निकाल तक दिया गया था। फरवरी में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो पश्चिमी देशों ने भी रूस से निपटने के लिए बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। वो पहले की ही तरह आक्रामक रहे। उन्होंने रूस पर तगड़े प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन जैसे अब किसी की जुबान पर जॉर्जिया, चेचनिया और क्राइमिया का नाम तक नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसी तरह यूक्रेन का मसला भी पश्चिमी देश जल्द ही भूल जाएंगे।
इसलिए यूक्रेन की जंग अब तभी रुक सकती है जब पुतिन को रोका जाए, और पुतिन तभी रुकेंगे जब या तो रूस की टक्कर का कोई देश उसके सामने खड़ा हो जाए, या यूक्रेन को तगड़े हथियार मिले, या फिर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों ही ऑप्शन अपनाने लायक नहीं, क्योंकि जब रूस यूक्रेन में जीतता हुआ दिख रहा है, जब वो यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर कब्जे का दावा ठोक रहा है, तो फिर पुतिन युद्ध विराम के लिए हामी क्यों भरेंगे? और लुहांस्क तो महज एक सीढ़ी है। यूक्रेन के इतने बड़े हिस्से पर भी पुतिन ने झंडे नहीं गाड़े कि वो जीत का सेहरा अपने सर बांध लें। ऐसे में इस वक्त बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। रही बात यूक्रेन को और भी दमदार हथियार देने की, तो उससे भी पश्चिमी देश कतरा रहे हैं, क्योंकि वो पुतिन को ये मौका नहीं देना चाहते कि जिससे वो यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध की जंग में बदलने का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ सकें। और जब नेटो देश यूक्रेन को ऐसे हथियार देने को ही राजी नहीं जिनसे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके, तो वो खुद तो जंग में क्या ही कूदेंगे। इस बीच यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले 3 साल से बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज की किस्मत खुलती दिख रही है, क्योंकि खबर है कि इंटरनेशनल रूट पर उड़ान शुरू करने के लिए उसे वो विमान सस्ते में मिल सकते हैं जिन्हें रूस की एयरलाइन कंपनी को दिया जाना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट बनाने वाली यूरोप की एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ उसका सौदा भी लटक गया। और अब खबर है कि रूस के लिए तैयार किए गए यही विमान जेट एयरवेज को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जेट एयरवेज की एयरबस के साथ एक बड़ी डील अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जो करीब $550 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में 43,000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है, जिसके तहत जेट एयरवेज को 2024 से पहले 20 एयरबस A320 विमान लीज पर मिलेंगे, जबकि डील फाइनल होने पर 8 से 10 एयरक्राफ्ट की पहली खेप इसी साल दिसंबर तक भारत पहुंच सकती है। मतलब रूस के यूक्रेन पर हमले ने जेट एयरवेज के इंटरनेशनल रूट पर एक बार फिर उड़ान शुरू करने की योजना को पंख लगा दिए। उधर पाकिस्तान में चीन के बनाए ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे दी गई। पिछले साल ही इस बंदरगाह को चीन ने पाकिस्तान से लिया था, लेकिन अब ग्वादर राइट्स मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर बलूचिस्तान सरकार से नाराज हैं। और वो विरोध के तौर पर ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान से चीन को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई। असल में चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर को विकसित किया जा रहा है, और ये बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। लेकिन ग्वादर राइट्स मूवमेंट के प्रमुख मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी कि अगर सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा नहीं किया तो 21 जुलाई से बंदरगाह को बंद कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में ग्वादर बंदरगाह बेहद अहम है। इसके जरिए चीन अरब सागर तक। तो मूसेवाला मर्डर केस में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला कि मूसेवाला को 19 मई को ही मारने की प्लानिंग थी। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार हथियारों के सप्लायर बलदेव से पुलिस को जानकारी मिली। बलदेव ने पुलिस को बताया कि 19 मई को ही वो भटिंडा में हथियार सप्लाई करने गया था और वहां शूटर भी मौजूद थे। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पंजाब पुलिस को 19 मई की तारीख दी गई थी और ये चेन मिली कि जिसके मुताबिक शूटर मौजूद थे, हथियार डिलीवर हो गए थे और गोल्डी बराड़ निर्देश दे रहा था। रहमान बलोच ने ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे दी। असल में पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान और चीन ग्वादर बंदरगाह को CPEC के तहत लाने के लिए राजी हुए थे, और दोनों देशों ने मिलकर यह समझौता किया था कि वो ग्वादर बंदरगाह की पूरी क्षमता का CPEC के तहत इस्तेमाल करेंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा। CPEC प्रोजेक्ट में करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट आता है, जो चीन के उत्तर पश्चिम इलाके को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ये इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है, जहां इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। CPEC प्रोजेक्ट चीन की महत्वाकांक्षी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है, और इसी के तहत 2013 में चीन पाकिस्तान के बीच CPEC परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत चीन पाकिस्तान में कई आधारभूत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। लेकिन चीन का CPEC प्रोजेक्ट अपने तय समय से काफी पीछे चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2017 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक इसका 1/4 काम ही पूरा हो सका है, और इसके 15 में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ही अभी तक पूरे हो सके हैं, जिसकी वजह से चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। चीन ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को 2013 में लॉन्च किया था, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए थे। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्री मार्गों से जोड़ना है। माना जाता है कि चीन इस प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में निवेश को बढ़ाकर विदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ता जा रहा है।
जिससे चीन के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पलीता लगता नजर आ रहा है। उधर रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके जरिए उसने युद्ध में यूक्रेन के ब्रह्मास्त्र माने जा रहे रॉकेट सिस्टम हाइमार्स को नष्ट करने का दावा किया। रूसी सेना ने यह हमला डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के 2 अलग-अलग ठिकानों पर किया, जहां उसके सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए तैनात किए अमेरिकी हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की 2 यूनिट तबाह हो गई। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने इसकी मदद से रूस पर जोरदार हमले का दावा किया था। हाइमार्स वही अमेरिकी हथियार है जिसने ज़ापोरिज़िया की लड़ाई में रूस की सेना की नाक में दम कर दिया था, और माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए रूस ने यह हमला किया, जिसमें यूक्रेन के वो दोनों ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए जिनमें हाइमार्स होने की संभावना थी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में उसके लड़ाकू विमान मिसाइलें बरसाते नजर आए। दावे के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के करीब 100 सैनिकों को भी इस दौरान मौत के घाट उतार दिया। रूसी सेना ने लुहांस्क पर कब्जे के बाद अब डोनेस्क पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने डोनेस्क के स्लोवियंस्क शहर पर क्लस्टर बमों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत। मूसेवाला मर्डर केस की जांच में पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे ज्यादा शूटर हरियाणा के भिवानी जिले से शामिल किए गए थे। लॉरेंस की शूटर फैक्ट्री में सबसे अधिक लड़के भिवानी इलाके से हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। शूटर्स की बच्चा ब्रिगेड बनाने के लिए भी इसी जिले से कम उम्र के लड़कों की भर्ती की गई। कि रूस की सेना ने स्लोवियंस को प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। स्लोवियंस के पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 30 क्लस्टर बम शहर पर दागे, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। शहर का सबसे बड़ा बाजार तो हमले के बाद आग की भेंट चढ़ गया। वहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई। बमों की मार से दुकानों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक दुकान में तो इतनी भयानक आग लगी कि उसे बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए। अभी वो वहां लगी आग बुझाने में जुटे ही थे कि आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसके बाद तो वहां आग का तांडव शुरू हो गया। आग पूरे बाजार में इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना नामुमकिन हो गया। लेकिन दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाजार में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आसपास खड़े लोग बेबसी से अपनी दुकानों को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि कई घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक पूरा बाजार जलकर राख हो चुका था। स्लोवियंस के पुलिस प्रमुख ने बताया कि शहर पर रूसी सेना के हमले काफी वक्त से हो रहे हैं। वहां पुतिन की सेना लंबे वक्त से मिसाइलें बरसाकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, लेकिन लिसिचांस्क पर कंट्रोल करने के बाद रूस ने स्लोवियंस पर हमले और तेज कर दिए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि डोनेस्क के इस शहर पर रूस की सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने पहले से ही रोक लगाई हुई है। क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1-2 नहीं 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके जमीन पर गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। साथ ही जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले महीने यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया था कि उसने खार्किव पर क्लस्टर बम से 41 हमले किए थे, जिनमें कम से कम 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन उसके ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने पूर्वी यूक्रेन के अहम हिस्से डोनेस्क को बचाने की चुनौती जरूर खड़ी कर दी। लुहांस्क को जीतने के बाद पुतिन की सेना का पूरा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज दे सकते हैं इस्तीफा। जॉनसन के मंत्री और सांसदों समेत 54 लोगों का इस्तीफा। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, सीएम योगी ने किया स्वागत। करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश। हत्या से पहले शूटर्स ने आधुनिक और विदेशी हथियारों से की थी प्रैक्टिस। स्पेशल सेल की पूछताछ में मिली जानकारी। गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शादी समारोह में शामिल हुए। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद के घर से एनआईए को मिले अहम दस्तावेज और सिम कार्ड। हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने।
अमरावती हत्याकांड के 7 आरोपियों की आज मुंबई एनआईए कोर्ट में पेशी। हत्याकांड में एनआईए को मिले भड़काऊ पैम्पलेट, पीएफआई से फंडिंग की भी जांच हुई तेज। फिल्म काली के निर्देशक लीना ने छेड़ा नया विवाद। काली के बाद अब शिव और मां पार्वती पर विवादास्पद ट्वीट। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। अब ठाणे नगर निगम भी हाथ से निकला। 66 कॉर्पोरेटर शिंदे कैंप में शामिल। तेज बारिश से कई राज्यों में बाढ़ का कहर। गुजरात में 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गुजरात में 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। एनडीआरएफ की 9 जबकि एसडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई। राजकोट में 2 जबकि गिर, सोमनाथ, नवसारी, बनासकांठा, वलसाड, सूरत, भावनगर और कच्छ में 1-1 टीम तैनात की गई। जबकि एसडीआरएफ की 1 टीम को पोरबंदर में तैनात किया गया। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची। मणिकर्ण घाट में बादल फटने के बाद हुई बारिश से हालात बिगड़ गए। पानी की तेज धार में कई लोग बह गए तो वहीं कई लोग बारिश की चपेट में आ गए। राहत बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा शिमला समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में जमीन खिसकने से यातायात प्रभावित। कुहेड़ और मथरपाल में मलबा इकट्ठा होने के चलते घंटों तक गाड़ियां फंसी रही। तो वहीं प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने के बाद लोगों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना जताई जा रही है। गोवा में बारिश के बाद 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया। पणजी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। जलभराव के कारण गाड़ियों को पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यूपी के बिजनौर में बाढ़ के चलते कई एकड़ खेत पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी में तेजी से हो रहे कटाव की वजह से खेत नदी में समा गए। लगातार फसल के नुकसान से अब किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी के किनारे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई, लेकिन पानी की तेज धार सब कुछ डुबोने पर आमदा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। हत्या से पहले शूटर्स ने आधुनिक और विदेशी हथियारों से प्रैक्टिस की थी। स्पेशल सेल की पूछताछ में मूसेवाला के शूटर्स ने यह खुलासा किया है। प्रियावत फौजी और अंकित सिरसा ने मूसेवाला हत्याकांड के पहले कई अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस की थी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। जुबैर के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर जुबैर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अमरावती उमेश कोले हत्याकांड के पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी एनआईए ने अमरावती के पीएफआई चीफ सोहेल नदवी से कई घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि उमेश कोले हत्याकांड के मुख्य आरोपी इरफान लगातार सोहेल से संपर्क में था। एनआईए ने सोहेल नदवी से पैसों के लेन देन के बारे में भी पूछताछ की। एनआईए ने अमरावती में 13 जगहों पर छापेमारी भी की। कन्हैयालाल मर्डर केस में एक्शन में एनआईए अब छठे आरोपी वसीम अली से पूछताछ करने की जा रही है। साथ ही हत्या की साजिश को तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। वसीम की भी कन्हैयालाल की दुकान के पास ही उसकी दुकान है। वसीम भी हत्या में शामिल था। कोर्ट ने वसीम को 12 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा। फिल्म काली के पोस्टर पर देश भर में बढ़ा विवाद। फिल्मकार लीना पर हो सकती है एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में फिल्म काली को बैन करने पर सरकार कर रही है विचार। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। बैठक में संतों ने देवी काली पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। वीडियो में एक तेज रफ्तार गाड़ी महिला को जोरदार टक्कर मारती नजर आई और ये घटना मौके पर हुई, जिसमें लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी ड्राइवर की पहचान कर ली गई है साथ ही, लेकिन घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कर्नाटक के बीदर से भीषण हादसे का एक वीडियो आज सामने। वीडियो में रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ट्रेन एक ट्रक को टक्कर मारती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि ट्रक फाटक को पार कर रहा था, तभी उसका टायर रेलवे ट्रैक में फंस गया और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ट्रक को टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कार को एक नाबालिग चला रहा था।
पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कार आती है और सीधा बाजार में खड़े लोगों पर चढ़ जाती है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शराब के नशे में एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। बच्ची का इलाज ग्वालियर के जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ौदी की है। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी एक बुजुर्ग टीटी को जीआरपी ने एसआई ने बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित टीटी ने बाढ़ में एसआई सुनील कुमार के खिलाफ लेकर शिकायत भी की। दोनों के बीच सीट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कोच में मौजूद एसआई और उनके साथियों ने टीटी को जमकर पीटा और इस दौरान भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब आधे घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज डॉक्टर गुरप्रीत कौर संग शादी के बंधन में बंध गए। शादी समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। दोनों को शुभकामनाएं दी। नए जोड़े के साथ शादी में आए सभी मेहमान अरदास करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में 15 अगस्त तक पंचायत चुनाव करवाने का निर्देश दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने बारिश की वजह से इन चुनावों को टालने की अर्जी दी थी। याचिका में सरकार का कहना था कि बारिश में चुनाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गोवा सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। गोवा में पंचायत की 186 सीटों के लिए चुनाव होना है। पंचायत का कार्यकाल पिछले महीने ही खत्म हो गया था। ब्राजील के मनौस में बाढ़ का पानी लगातार कहर बरपा रहा है। रिहायशी इलाके में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। सैलाब के बीच रहने को ये लोग मजबूर है। साथ ही बाढ़ के साथ पानी में बहकर आया कचरा ढेर अब लोगों के घरों के पास इकट्ठा हो गया। प्रशासन की तरफ से बनाई गई टीम नाव के सहारे कचरा हटाने का काम कर रही है और लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भारी बारिश ने मचाई तबाही। सिडनी में बाढ़ का पानी घरों में घुसा, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सड़कें और रेल की पटरियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात के चलते सरकार ने आपदा की घोषणा की, तो वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार करती हुई नजर आई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के अलग अलग ठिकानों पर यूक्रेन की फौज ताबड़तोड़ बम बरसाकर तबाह कर रही है। यूक्रेन द्वारा जारी इस वीडियो में जबरदस्त धमाका होता हुआ नजर आया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, बिश्नोई गैंग की तैयारी कुछ और थी। बिश्नोई गैंग का प्लान कुछ और था। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता तो सिद्धू मूसेवाला को 19 मई को ही मौत के घाट उतारने की तैयारी थी। तो ये नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। बिश्नोई गैंग के नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कई अहम जानकारियां आ रही हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग, एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में कि 19 मई को ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर का प्लान बनाया गया था बिश्नोई गैंग की तरफ से। जी हाँ, बठिंडा वो जगह जहां पर शार्प शूटर्स भी मौजूद थे, हथियार भी मौजूद थे, तैयारियां भी लगभग मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 10 दिनों के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस पूरे मामले में इस केस की लगातार तफ्तीश चल रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रहा है। इस केस की परत दर परत जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, जानकारियां आ रही हैं और इन्हीं कड़ी में इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये बात सामने आई है, ये बड़ी बात सामने आई है, बड़ी जानकारी सामने आई है कि 19 मई को ही इस प्लान को अंजाम देने की फिराक में था बिश्नोई गैंग। बाकायदा तैयारियां की गई थी, वहां पर शार्प शूटर्स पहुंचे थे और इस बात का खुलासा खुद हथियारों के सप्लाई में शामिल, जो हथियारों का जो मुख्य सप्लायर था बलदेव ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में ये बलदेव का कबूलनामा है। पुलिस पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश।
मूसेवाला मर्डर के प्लान की इनसाइड स्टोरी। उनतीस मई 2022 को बदमाशों ने मानसा पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन मर्डर के लिए तय की गई तारीख 29 मई नहीं, बल्कि उससे 10 दिन पहले यानी 19 मई तय की गई थी और उसी दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान तय किया गया था। इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हथियारों के साथ साथ रेकी करके फुल प्रूफ तैयारी भी की गई थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक 19 मई को मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ के कहने पर बलदेव चौधरी नाम का आदमी हथियारों की डिलीवरी करने बठिंडा पहुंचा था, जबकि दूसरी तरफ अमृतसर से 3 शूटर भी हत्या के लिए बठिंडा पहुंच गए थे। बलदेव चौधरी नाम का व्यक्ति जो गोल्डी बराड़ से डायरेक्टली इन टच में था सिग्नल ऐप के जरिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई कि वो 19 तारीख को लुधियाना से चलता है, पहले जगराऊं जाता है, वहाँ से वो गोल्डी बराड़ के कहने पे वेपन कलेक्ट करके कंसाइनमेंट लेता है और बठिंडा पहुँचता है। बठिंडा दूसरी तरफ से अमृतसर की तरफ से जो संदीप कालों ने भेजा हुआ था सतबीर, और उसके साथ 3 जो शूटर हैं, मनी रैया, मनदीप तूफान और एक अभी अननोन है, वो वहाँ पहुँचते हैं। बलदेव चौधरी उनको जाके पेट्रोल पंप पे वो वेपन उनको हैंड ओवर कर देता है। पंजाब पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है कि 19 मई को बठिंडा में शूटरों के पहुंचने और हथियारों की डिलीवरी के बाद बदमाश किस तरफ गए, क्योंकि खबर है कि 19 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने घर पर ही थे, जबकि पूछताछ के दौरान पुलिस को इस बात का भी पता चला है कि इस हत्याकांड में मनप्रीत मानू नाम का शूटर भी शामिल था। 19 तारीख को जो 10 दिन पहले मर्डर के बलदेव चौधरी वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे मनप्रीत मानू का प्रेजेंट होना और जो कुछ और अननोन बंदे भी हैं जो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, ये सभी उस तरफ इशारा करते हैं कि इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से ही थी। हो सकता है वो उस दिन भी ये काम करना चाहते हों। पुलिस पूछताछ में इन हथियारों के सीमा पार से लाए जाने की बात भी सामने आई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक सतबीर का गांव पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है, जबकि संदीप नाम के आदमी का गांव भी सीमा के काफी करीब होने की जानकारी मिली है और इसी वजह से पंजाब पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार सीमा पार से तो नहीं लाए गए। सतबीर जिसका गांव तलवंडी राय दादू है, बिल्कुल काफी नजदीक है बॉर्डर से, और संदीप कालों वो भी उसी एरिया के नजदीक के रहने वाला है, तो हमें काफ़ी शक है कि वेपन कहीं ना कहीं बाहर से इनके पास आए होंगे, तभी इन्होंने आगे सप्लाई किए। पंजाब पुलिस का दावा है कि संदीप नाम के एक आदमी ने 19 मई को गैंग में शामिल 3 शूटरों को एक गाड़ी से बठिंडा के पेट्रोल पंप पर भेजा था और अब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड में इसी संदीप नाम के आदमी की भूमिका तलाशने में जुट गई है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि संदीप किस गैंग के लिए काम करता है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए और इस बात से भी समझा जा सकता है जो चीज़ें आपने यहाँ पर सुनी है, जो भी फैक्ट्स सुने इस रिपोर्ट के जरिए जो न्यूज़ 18 इंडिया अब तक लगातार पहुँचा रहा है, इस पूरे मर्डर केस के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। अब देखिए सीमा पार से हथियार आते हैं और इतने महीने से तैयारी की गई है। इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमित पांडे हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हुए, दीपक बिष्ट हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए। सबसे पहले हम रुख करेंगे अमित पांडे का। अमित, लगातार जो डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इससे समझा ये जा सकता है, बिल्कुल बात साफ है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बिश्नोई गैंग काफी पहले से जुटा हुआ था। इसकी तैयारियां बहुत पहले से की गई थी। जी बहुत पहले से इसकी तैयारियां की गई थी और अलग अलग मॉड्यूल के भी इस पूरे मामले में काम करने की जानकारी सामने आई है। मतलब कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, अब इस दोनों मॉड्यूल में कौन कौन है इस बात की पूरी तफ्तीश की जा रही है और 19 तारीख को किस वजह से जो शूटर्स के मंसूबे थे वो भटक गए, इस बात की पूरी तफ्तीश हो रही है। फिर 29
तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बेहद विस्तृत ये नेटवर्क है और इसमें 4 से 5 जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है रश्मि। और ये एक बैकअप प्लान था, बैकअप मॉड्यूल था और 4 राज्यों का जो मॉड्यूल था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो काम कर रहा था। 4 राज्य कौन कौन थे? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जाहिर सी बात है पंजाब का मॉड्यूल। बिल्कुल अलग अलग गिरोह का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पर बच्चों का भी, भोले भाले मासूम बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया है इस नापाक काम को अंजाम देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मूसेवाला मर्डर केस में भिवानी जिले का इस्तेमाल किया गया है, भिवानी जिले के बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है जब कोई भी गैंग अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश करता है, स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो यूथ का इस्तेमाल करता है, युवाओं का इस्तेमाल करता है अपनी धाक जमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गैंग से जोड़ने के लिए। तो यही कवायद, यही कोशिश बिश्नोई गैंग की तरफ से भी की गई। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये ऐसा इलाका जहाँ पर एक तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया गया है, गैंगस्टर की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फिलहाल इस जगह को जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से बिश्नोई गैंग लगातार इस जगह का इस्तेमाल कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हरियाणा के भिवानी में काफ़ी सक्रिय रहा है और पिछले कुछ सालों में इस गैंग से तकरीबन सबसे ज़्यादा लड़के जुड़े हैं, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए भिवानी के पुलिस प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 100 से ज़्यादा लड़के हैं और भिवानी पुलिस किस तरह से इसको देख रही है? क्या ये लड़के पकड़े जाते हैं या किस तरह से आपकी नज़र है? देखिए सर, जैसा कि आपने अभी बतलाया है, जो इनपुट्स आ रही हैं कि जो आप मेंबर्स के लिए जो संख्या बताई गई है 100 के करीब है, तो ये क्या है कि अभी ऐसा कोई जो एक्चुअल डाटा तो प्राप्त हुआ नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 2017 और 18 के दौरान 3 केसेस रहे हैं हमारे उसमें। सर, अगर दिल्ली पुलिस आपसे इन 100-125 लड़के जो उसके गैंग से, लॉरेंस के गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जो भिवानी से जुड़े हुए हैं ये बात आ रही है, तो इनका अगर इनपुट लेने की कोशिश करें तो पुलिस को आप लोग पूरा सपोर्ट करें? जी जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस का पहला ही कार्य है भाई अपराध को पर अंकुश लगाने का प्रयास करके और अपराधी को जेल तक पहुंचाने के लिए। अगर सेल्स किसी भी प्रकार से सेल से संपर्क करके या सेल्स द्वारा भी कोई भी जानकारी ऐसे शूटर्स के रिगार्डिंग या कोई भी हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो निश्चित तौर पे एक समयबद्ध तरीके से हम उनको जो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे और उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो भिवानी की हम बात कर रहे थे, सीधे रुख कर लेते हैं भिवानी का ही, जहां हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बने हुए हैं लगातार। दीपक, ये बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर गलत तरीके से, गलत इंटेंशंस के साथ बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस के लिए भी एट द सेम टाइम बड़ी चुनौती होगी कि इन भोले भाले मासूम बच्चों को किसी भी तरह के गिरोह से बचाना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भिवानी के अलावा हरियाणा के कई जगह ऐसी हैं जहाँ से इस तरह के जो यूथ होता है उसका इस्तेमाल गैंगस्टर अपने लिए करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और गैंगस्टर को अपने काम निकालने की ज़रूरत होती है और इन लोगों को आम सप्लाई किया जाता है। क्योंकि भिवानी में जिस तरह से पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसे लड़के जो हैं लॉरेंस गैंग के साथ जुड़े हैं, जो पिछले कई 4 से 5 सालों में लगातार उनकी बढ़ोतरी हुई है और वो सभी सिर्फ तैयार रहते थे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे को लेकर कि कोई काम उन्हें दिया जाए। और यही वजह थी कि भिवानी के कई ऐसे इलाके थे जहां पर साल 2017 में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए जिसमें इस गैंग से जुड़ने की कोशिश करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया था। और यही वजह थी कि 2017 में जब इस बात की जानकारी भिवानी पुलिस को मिली थी तो भिवानी पुलिस ने रातों रात उन पोस्टर्स को हटवाया था, जो कई इलाकों में, चाहे वो तिलवाड़ा हो या फिर चौक हो या फिर जो बावड़ी गेट है, इन इलाकों में ये पोस्टर्स लगाए गए थे। और ये बताया जा रहा था कि इस पोस्टर के जरिए युवाओं को लॉरेंस गैंग और दूसरे गैंग से जुड़ने के लिए कहा जाता था और यही वजह थी। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। तब जो कुछ लोगों के नाम सामने आए थे, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, उसके साथ ही दीपक उर्फ टीनू और कई ऐसे, नीरज, ये ऐसे नाम थे जो इस जगह पर पूरे गैंगस्टर्स जो गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और युवाओं को बढ़ा रहे थे कि उनके हाथ
जो है गैंगस्टर की तरफ बढ़ने चाहिए। और यही वजह थी कि यहाँ पर जो तादाद है वो 100 से ज़्यादा लड़कों की है। लेकिन भिवानी पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई क्राइम इन लड़कों के द्वारा नहीं किया गया, दूसरे स्टेट में किया गया हो। अगर पुलिस उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, दिल्ली पुलिस या फिर पंजाब पुलिस, तो वो उनके साथ शेयर करके कार्रवाई करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, पूरा केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हम बात कर लेते हैं इस पूरे मर्डर केस मामले में जो मेन शूटर रहा है, जी हाँ, मनप्रीत सिंह मन्ना की हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक गोली की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। वो अभी भी फरार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि उसके गांव मोगा में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी टीम पहुंची, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची मोगा के उस गांव में जहां का रहने वाला है मनप्रीत सिंह मन्ना, शार्प शूटर, मेन शूटर, और यहां तक कि उसके परिवार वाले भी फरार चल रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉरेंस के शूटर मनप्रीत के गांव में सन्नाटा। शूटर मनप्रीत के गांव पहुंचा न्यूज़ 18। शूटर मनप्रीत की तलाश में पुलिस। मूसेवाला हत्याकांड में फरार शूटर मनप्रीत की तलाश कई राज्यों की पुलिस ने तेज कर दी है और इसी कड़ी में पुलिस मनप्रीत के गांव तक पहुंची। मनप्रीत पंजाब के मोगा के कूसा गांव का रहने वाला है और फिलहाल इस गांव में उसके घर पर कई महीनों से ताला लगा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मनप्रीत ने ही मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी और उसी की गोली से मूसेवाला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शूटर मनप्रीत की तलाश में कई राज्यों की पुलिस जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम मोगा जिले में मौजूद मनप्रीत के गांव कूसा पहुंची। इस वक्त हम मोगा के कुस्सा गांव में मौजूद हैं और ये है मानूर मनप्रीत का घर है। मनप्रीत फरार चल रहा है और पुलिस की उसको तलाश है, चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, शिद्दत से मानू की तलाश है। और उसके ऊपर आरोप है कि करीब 5 से 6 केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं। मोगा का रहने वाला है और फिलहाल उसके इस घर पर कोई नहीं है। मूसेवाला हत्याकांड में मनप्रीत का नाम सामने आने के बाद से लगातार मनप्रीत के घर पर पुलिस वालों का आना जाना लगा है और सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की टीम भी उसकी तलाश में कूसा गांव पहुंच चुकी है। लेकिन घर पर ताला लगा होने की वजह से पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लग सका है। शूटर के पड़ोसियों से सवाल जवाब, मनप्रीत के परिवार ने छोड़ा गांव। वैसे बताया जा रहा है कि इस दौरान पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मनप्रीत के पड़ोसियों से पूछताछ की थी। न्यूज़ 18 की टीम ने भी गांव में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों ने मनप्रीत के बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया। जैसे तैसे उसका एक पड़ोसी बात करने के लिए तैयार हुआ, जिसने सिर्फ इतना बताया कि करीब 4 महीने पहले मनप्रीत के घर वाले रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। यहाँ से तो जी किते भी नहीं आया, ना देखा ही यहाँ से रहता कि नहीं रहता, क्या पता कहाँ से रहता है कहाँ से नहीं रहता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 6 महीने पहले मनप्रीत घर आया था, लेकिन उसके बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। फिलहाल जांच एजेंसियों ने मनप्रीत को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। माना जा रहा है कि मनप्रीत की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस मूसेवाला केस की एक और कड़ी खोलने में कामयाब होगी। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई एक अहम कड़ी है और इसी से जुड़े एक अहम शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, लगातार जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज कहानी सामने आई है। क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये इनसाइड स्टोरी? देखिए जनाब दवे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे काम करता था लॉरेंस गैंग? क्यों नाबालिगों को गैंग में शामिल करता था लॉरेंस?
कैसे जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा लॉरेंस? क्या है लॉरेंस की कोड मिस्ट्री? न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। लॉरेंस गैंग की पूरी कहानी को समझने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बचपन, स्कूल टाइम, छात्र राजनीति और अपराध की दुनिया में दाखिल होने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बचपन से लेकर अपराध की डायरी में नाम दर्ज होने तक लॉरेंस बिश्नोई कितने खूंखार इरादों वाला है। यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लॉरेंस की जिंदगी के ऐसे ही खतरनाक पन्नों से उसके गैंग की इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लोगों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। तो आखिर क्यों ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग लड़कों पर अपनी नजर रखता था? इस थ्योरी को समझने के लिए 19 साल के अभिषेक कोहली की कहानी को समझना होगा। वो अभिषेक कोहली जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास बन गया था। बताया जाता है कि महज 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पहली वारदात को अंजाम दिया। ये तुषार नाम के अपराधी के अपहरण की वारदात थी, जो जुए का अड्डा चलाता था। इस दौरान अभिषेक ने तुषार को बेरहमी से पीटा भी था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संतोष जाधव को अभिषेक के इस कारनामे की जानकारी लगी, जिसके बाद संतोष जाधव ने वीडियो कॉल पर लॉरेंस और अभिषेक की बात करवाई। दावा किया जाता है कि अभिषेक संतोष जाधव को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। अभिषेक कोहली के जज्बे को देखकर उसे जयपुर भेजा गया, जहां आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ही अभिषेक लॉरेंस गैंग का काफ़ी ध्यान खींचने लगा और जब अभिषेक पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसे फिरौती के धंधे में हाथ आजमाने के लिए कहा गया। इस दौरान अभिषेक का बाकायदा कमीशन भी फिक्स किया गया था। फिरौती में जितनी रकम मिलती थी उसका 15% हिस्सा अभिषेक का होता था, जबकि बाकी हिस्सा लॉरेंस के पास जाता था। राजस्थान के राय सिंह नगर में राकेश और लाला खतीक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें अभिषेक को 15 लाख रुपए मिले थे। राजस्थान के ही गंगानगर जिले के शुभम गुप्ता के पास से भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिली थी। यहाँ भी अभिषेक को 15 लाख रुपए दिए गए थे। हनुमानगढ़ के इंदु हिसारिया के पास से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से अभिषेक को 1 करोड़ रुपए मिले थे। नाबालिग पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो जुवेनाइल कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो और वो जल्द बाहर आ जाए। लॉरेंस का ये मानना था कि कम उम्र के लोगों का खून गर्म होता है और वो आसानी से कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कम उम्र के लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह मानता था। इसलिए लॉरेंस का गैंग बाकायदा ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो छोटी उम्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती थी। ऐसे लोगों के बारे में थाने से भी पता किया जाता था। इतना ही नहीं, अखबार में अगर किसी नाबालिग के अपराध की खबर आती थी तो उस पर भी नजर रखी जाती थी और कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया जाता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग में 200 ऐसे लड़के शामिल हैं जिनकी उम्र बेहद कम है। लॉरेंस की बच्चा ब्रिगेड को बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही ये बताया जाता था कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉरेंस का गिरोह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लेता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग आपस में संपर्क साधा करते थे। किस प्लेटफॉर्म पर बात करना सेफ है, इसको लेकर बाकायदा कोड जनरेट किए जाते थे। जैसे संतोष ने अगर अभिषेक कोहली को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर जवाब में 2 या 4 डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि बात करना सुरक्षित नहीं है।
इसके अलावा लॉरेंस गैंग VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से भी बात करता था। इसके इस्तेमाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे लोगों को भी रख रखा था जिन्हें ऐसे मामलों में महारत हासिल है।